हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जगवीर सर लवाना में। मैं हूं जगवीर और आज की क्लास में हम जानेंगे भोजन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जो आप भोजन करते हैं उस भोजन में क्या क्या पाया जाता है और ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से काम करता है। तो इस वीडियो में आज हम इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस क्लास से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और अंत में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए देखते हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर भोजन के घटक के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि भोजन में क्या क्या पाया जाता है और ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं भोजन। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा भोजन कहाँ से आता है और आज पढ़ रहे हो कि भोजन में क्या क्या पाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं और जहां ना समझ में आए वहां बताइएगा और सुन लीजिए। सब लोग इसका अभ्यास भी करेंगे, घर पे जाके नियमित तरीके से पढ़ेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। पाठ का क्या नाम है? भोजन के घटक। तो ध्यान दीजिएगा, भोजन के घटक। तो उसमें से पहली हेडिंग है भोजन के बारे में देख लेते हैं। तो भोजन में पाया जाता है पोषण। क्या पाया जाता है? तो उसके पहले हम ध्यान देते हैं कि पोषक होता क्या है। पोषक, तो चलिए ध्यान देते हैं कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, किसके लिए? विकास के लिए। किसके लिए? और हमें काम काज करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी ऊर्जा? ऊर्जा की आवश्यकता है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से। कहाँ से? भोजन से मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, हमारे शरीर के लिए कुछ पदार्थ भोजन के रूप में आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर के लिए कुछ पदार्थ जो होते हैं वो किसके लिए? भोजन के रूप में, जो भोजन में पाया जाता है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। जिसे और जो वो पदार्थ आवश्यक होते हैं उसी पदार्थ को बोलते हैं पोषक। क्या बोलते हैं? हाँ। और मुख्य पोषक तत्व होते हैं 5। कितने? 5 मुख्य पोषक तत्व होते हैं 5, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना। तो वह पोषक तत्व कौन कौन से? यही है भोजन के पोषक। यही कहा गया भोजन के अवयव या भोजन के पोषक कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है वसा, चौथा होता है विटामिन और पांचवा होता है खनिज। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। तो इसके बारे में हम डिटेल से अभी देखने वाले हैं। तो चलिए हम कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। और इसमें पाया क्या जाता है, या मतलब कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके मेल से कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। और यह कार्बन के 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1, कहने का मतलब यह 1:2:1 के अनुपात में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कहाँ पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कहाँ पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। या फिर इससे मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना होता है। अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। एक होता है शर्करा, जिसे शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुगर। दूसरा होता है स्टार्च। क्या होता है? और तीसरा होता है सेलुलोज, ठीक है। तो शर्करा के बारे में ध्यान देते हैं। शर्करा जो होता है स्वाद में मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा होता है। और स्टार्च स्वाद में फीका होता है। स्टार्च कैसा होता है? स्वाद में फीका होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या? सेलुलोज। सेलुलोज भी जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है? फीका होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? सबकी आवाज बराबर नहीं आ रही है बच्चों, ठीक है। हाँ, स्वाद में फीका होता है। तो अब देख लेते हैं शर्करा के बारे में। स्वाद में मीठा होता है और यह किसमें पाया जाता है? गन्ने में पाया जाता है, फल में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? इन सभी चीज में। और ग्लूकोज, गन्ना, ग्लूकोज, दूध और फलों में क्या पाया जाता है? शर्करा। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? अगर हम गन्ना का सेवन कर रहे हैं, गन्ना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसके तौर पे क्या ले रहे हैं? शर्करा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? अगर हम फल खा रहे हैं तो इसका मतलब क्या ले रहे हैं? हम शर्करा। क्या खा रहे हैं?
अगर हम दूध पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं? दूध, तो दूध भी हल्का मीठा होता है, दूध भी कैसा होता है? मीठा। तो इसका भी मतलब हम क्या ले रहे हैं? शर्करा। शर्करा, शर्करा क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा है स्टार्च। क्या? स्टार्च। स्टार्च जो होता है स्वाद में फीका होता है और यह सफेद रंग के पाउडर जैसे होता है। कैसा होता है? सफेद रंग का पाउडर। और यह किसमें पाया जाता है? देखिए, सफेद रंग का जो स्वाद है उसमें स्वाद नहीं पाया, मतलब स्वाद में फीका होता है। तो किसमें पाया जाता है? गेहूं में, मक्का में, आलू में, चावल में। समझ रहे हो कि नहीं? आदि मतलब आदि का मतलब और भी जो कुछ खाद्य पदार्थ हैं उसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो आगे देख लेते हैं। तो समझ में आया? हाँ, इसके बाद है सेलुलोज। सेलुलोज स्वाद में कैसा होता है? फीका। कैसा होता है? फीका होता है। और यह धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। धरती पर। अच्छा, एक बात और है, सेलुलोज धरती पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर भी लोग क्या होते हैं? भोजन, लोगों के अंदर भोजन की कमी होती है, मतलब वो सभी लोगों को भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। मिल पाता है क्या? जिसको उतनी जरूरत होती है उतना उनको मिल पाता है नहीं। अब धरती पे सबसे ज्यादा सेलुलोज। अब देखिए, सेलुलोज तो पाया जाता है, लेकिन क्या है कि हमारा शरीर इसको पचा नहीं पाता। हमारा शरीर इसको, तो सेलुलोज किस रूप में पाया जाता है? तो जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं ना, तो उस रूप में पाया जाता है। पेड़ पौधे कैसे? जितने भी हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं ये सब सेलुलोज है। क्या है? इन सब के अंदर सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अब बताइए, हमें इस प्रकार से ऐसे पेड़ पौधों को खाएंगे तो हम उसको पचा पाएंगे? नहीं ना, नहीं पचा पाएंगे। और खा भी लेंगे तो बीमार पड़ के नष्ट भी हो जाएंगे, हमारा खुद ही अस्तित्व खत्म हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? जो इसको खाने का प्रयास करेगा तो स्वाद में कैसा होता है? फीका। स्वाद में कैसा होता है? क्या होता है स्वाद में फीका? सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज। और धरती पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। समझ में आया? तो अब कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कितने? एक होता है शर्करा, दूसरा क्या होता है? क्या होता है? तीसरा क्या होता है? सेलुलोज होता है। समझ में आया तीनों के बारे में? ये हो गया तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किन किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? हम अगर आलू खा रहे हैं तो इसका मतलब क्या खा रहे हैं? स्टार्च। क्या खा रहे हैं? और स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अगर हम मक्का और चावल खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं? स्टार्च। क्या खा रहे हैं? और स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। क्या मिलती है? मतलब डेली काम काज करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की पूर्ति हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। कहाँ से? समझ रहे हो कहीं? आगे हम देख लेते हैं किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में देखते हैं। तो आप देख लीजिए, हमारे शरीर के विकास के लिए और इसकी मरम्मत के लिए, विकास और मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता। प्रोटीन हमें कैसे मिलता है और क्यों जरूरी होता है? हमारे जो शरीर होती है इसकी वृद्धि के लिए, इसके विकास के लिए। मतलब हमारा शरीर छोटा होता है, छोटा से बड़ा होता है कि नहीं? तो छोटा से बड़ा किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण। किसके कारण? अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई चोट लग जाती है, क्या लगती है? तो उसको ठीक करने का काम भी कौन करता है? प्रोटीन। मतलब घाव लग जाता है तो घाव को भरने का काम प्रोटीन करता है। कौन करता है? समझ रहे हो कि नहीं? तो प्रोटीन जरूरी है कि नहीं? आप देखिएगा प्रोटीन की आवश्यकता क्या है। तो क्या शरीर प्रोटीन की जरूरत क्या है? शरीर, हाँ, प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर की वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि। हमारा शरीर छोटा होता है तो क्या करता है? बड़ा। तो कुछ बच्चे जो छोटे होते हैं, छोटे कद के होते हैं, वो खाना पीना में हिचकिचाते हैं, या फिर उनका शरीर मतलब एकदम दुबला पतला एक हड्डी का होता है। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों? वो खाना पीने में हिचकिचाते हैं। यही कारण है कि उनका शरीर दुबला पतला होता है। यही कारण है कि उनका शरीर छोटे कद का होता है। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो उचित मात्रा में प्रोटीन या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये जो संतुलित आहार है इसको नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनका शरीर में किसी न किसी तत्व की कमी होती है और वो सामने आके समय के अनुसार दिखने लगता है। ठीक, तो आगे देखते हैं ये क्या करता है? वृद्धि वाला भोजन। हाँ, प्रोटीन को क्या कहते हैं? वृद्धि वाला भोजन। क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को बड़ा करता है। कैसा करता है? बड़ा करता है। अब कौन करता है? प्रोटीन। कौन करता है? अब देख लीजिए प्रोटीन पाया किसमें जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है दूध में। किसमें? अंडे में पाया जाता है। किसमें? मांस और मछली में पाया जाता है। किसमें? और दाल में पाया जाता है। किसमें? दाल में पाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, एक चीज और है। तो अब
अंडा हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, दाल हो गया। तो इसमें से बता सकते हो कि कौन कौन सा शाकाहारी भोजन है और कौन कौन सा मांसाहारी भोजन? हाँ, तो आप ये बताइए, सुन लीजिए, दूध क्या है, शाकाहारी की मांसाहारी? शाकाहारी। अंडा क्या है, शाकाहारी की मांसाहारी? क्या है, शाकाहारी। हाँ, अंडा क्या है, शाकाहारी की मांसाहारी? मांस, मछली, दाल, शाकाहारी। आप ध्यान से सुन लीजिए, मांसाहारी का मतलब ये होता है जो भोजन मांस से प्राप्त होता है। किससे? मांस। मेरी बात सुन लीजिए, दूध भी तो मांस से प्राप्त होता है। किससे? किससे? तो इसको शाकाहारी कह रहे हो, है ना? कह रहे हो कि नहीं? अब ध्यान से सुन लीजिए, इसी तरह अंडा भी मांस से प्राप्त होता है। किससे? तो ये भी क्या होगा, शाकाहारी। कैसे शाकाहारी होगा, ध्यान से सुन लीजिए, दूध भी मांस से प्राप्त होता है, शाकाहारी है। अंडा भी मांस से प्राप्त होता है, शाकाहारी है ना? कुछ लोग सोच सकते हैं अंडे के विषय में, कुछ लोग अंडे के विषय में सोच सकते हैं कि अंडा कुछ दिन ऐसे पड़े होने पर उसमें बच्चे आ जाएंगे, यही बात है ना? उसमें बच्चे नहीं आएंगे, जब तक अंडा ऐसे पड़ा रहेगा उसमें बच्चे नहीं आएंगे। अगर अंडे में बच्चे नहीं आएंगे तो क्या वो मांसाहारी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो अंडा भी कैसा होगा, शाकाहारी। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस प्रकार से आगे, ये जो तुम्हारे मांस और मछली है ये तुम्हारे मांसाहारी है और दाल तुम्हारा क्या है, शाकाहारी। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे या जो लोग मांस का सेवन नहीं करते उनको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। प्रोटीन सब्जियों में भी पाई जाती है, दालों में भी पाई जाती है, और कुछ जंतुओं द्वारा प्राप्त उत्पाद जो होते हैं उसमें भी पाई जाती है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, और प्रोटीन की आवश्यकता कैसे है, हमारे लिए जरूरी क्यों है। ठीक है, 6 से लेकर 10 और 12 तक सबके लिए जरूरी है। 6 से लेकर 10 और 12 तक सबके लिए जरूरी है, उसके बीच में जितनी क्लासें आते हैं ध्यान देना। तो कई छोटे अणुओं से मिलकर एमिनो अम्ल बनता है। किससे बनता है? एमिनो अम्ल। मतलब छोटे छोटे अणु से मिलकर क्या बनता है, एमिनो अम्ल, और एमिनो अम्ल से मिलकर ही बनता है हमारा प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है, और आगे, प्रतिदिन प्रतिदिन जो है एक मनुष्य को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ध्यान से सुन लीजिए, प्रतिदिन एक मनुष्य को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर किसी व्यक्ति का वजन 50 किलो है, कितना? तो उसे 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। कितने ग्राम? अगर किसी व्यक्ति की उम्र 35 किलो है, कितना है, तो उसे कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता मिलेगी? 35। अगर मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र 10 साल है, कितनी, तो उसे कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता मिलेगी? 10 से अधिक, 10 से, हाँ। तो प्रोटीन के विषय में ये ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे होते हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, इनको जितना उनका वजन होता है उससे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता, उससे ज्यादा ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का काम है वृद्धि और विकास करना, वृद्धि और, समझ रहे हो कि नहीं? अब बच्चे तो छोटे होते हैं तो उनका शरीर तेजी से वृद्धि करता है ना, और जब तेजी से करेगा तो उनको तेजी से प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? मुंह से बोलो, पड़ेगी ना। तो ये अगले दिन हम इसको सुनेंगे भी, तुम लोगों को सुनाना पड़ेगा ये सारी चीजें। ठीक, तो आगे देख लेते हैं, प्रति किलोग्राम प्रति ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और जबकि जो गर्भवती महिला होती है और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जितने वो किलो होते हैं उससे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इतना समझ में आया? आगे क्या दिया गया है, वसा के बारे में। किसके बारे में? वसा भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, अब बारी आती है वसा। किसकी बारी? वसा के बारे। तो वसा के बारे में देख लेते हैं, वसा किससे किससे मिलकर बना होता है। तो वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बनता है। किसके किसके? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से भी वसा बनता है। ठीक है ना? तो आगे देख लेते हैं कि वसा किसमें पाया जाता है। वसा किसमें पाया जाता है? तो वसा पाया जाता है दूध में। किसमें? घी, बोले तो मक्खन में। समझ रहे हो कि नहीं? मक्खन में पाया, तेल में पाया जाता है। किसमें? और जो सूखे मेवे होते हैं, समझते हो, जैसे काजू बादाम वगैरह हो गया, बादाम जिसमें तेल पाए जाते हैं, मूंगफली हो गया, समझ रहे हो कि नहीं? तो जिसमें तेल पाए जाते हैं तो वो हो गया, और सोयाबीन में भी तेल पाया जाता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो मक्खन, घी, तेल और अंडे की जर्दी, इन सब में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? वसा। क्या पाया जाता है? और सूखे मेवे आदि, इन सब में वसा पाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? आगे देख लेते हैं कि एक वयस्क, वयस्क बोले तो एक जो जवान व्यक्ति होता है, वयस्क मतलब जवान व्यक्ति होता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो एक वयस्क को प्रतिदिन 35 ग्राम को वसा की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम? 35 ग्राम वसा की आवश्यकता है। तुमसे पूछा जाएगा कि एक जो जवान व्यक्ति होता है, मतलब एक जो वयस्क व्यक्ति होता है, उसको प्रतिदिन बोले तो डेली कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी, तो क्या बताओगे?
35 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। समझ रहे हो कि नहीं? आगे देख लेते हैं। शरीर का और वसा को क्या कहते हैं? शरीर का ऊर्जा बैंक। क्या कहते हैं? शरीर का। और जो शरीर में ऊर्जा एकत्रित, जितना हम भोजन करते हैं वसा युक्त भोजन करते हैं, तो अगर हम कोई कार्य ना करें तो वो जो वसा बच जाती है, ऊर्जा उसकी वसा की बच जाती है, तो हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगती है। क्या होने लगती है? इकट्ठा होने लगती है वसा के रूप में। किसके रूप में? वसा के रूप में ऊर्जा इकट्ठी होती है, इसलिए शरीर का ऊर्जा बैंक कहते हैं। किसको कहते हैं? वसा को। शरीर का ऊर्जा बैंक किसे कहते हैं? वसा को। वही कहा गया अतिरिक्त ऊर्जा वसा के रूप में इकट्ठा होती है। किसके रूप में? वसा के। इकट्ठा मतलब जमा होती है, वही कहा गया इकट्ठा होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि विटामिन, कुछ विटामिन जो है कभी अवशोषण करता है। कौन करता है? वसा। तो आप देख लीजिए, विटामिन ए, डी, ई के अवशोषण के लिए भी वसा जरूरी होता है। किसके किसके अवशोषण के लिए? विटामिन ए, डी, ई के। ये विटामिन है ए, डी, ई के। इन विटामिन के लिए क्या होती है? वसा। इसके अवशोषण के लिए भी वसा आवश्यक होती है। समझ में आ रहा है ना? आगे देख लेते हैं, क्या है? शरीर की ऊष्मा का ह्रास की रोकथाम। वसा का काम होता है कि शरीर के जो ऊष्मा का मतलब होता है कि शरीर के अंदर जो गर्मी है इसके रोकथाम भी करता है। समझ रहे हो कि नहीं? ठंडियों में क्या होता है, जिस व्यक्ति को वसा ज्यादा होता है, वसा का मतलब होता है फैट, फैट का मतलब होता है मोटापा। समझ रहे हो कि नहीं? कहने का मतलब जिसकी चमड़ी मोटी होती है, जिसकी चमड़ी, तो उसकी शरीर की जो ऊर्जा होती है, उसके शरीर की जो ऊष्मा होती है, उसके शरीर की जो हीट होती है वो बाहर नहीं निकलती है। वो चमड़ी, जो मोटी चमड़ी जो होती है उसको क्या कर लेती है? रोक लेती है। इसलिए उनको जल्दी से खांसी, जुकाम, ये बीमारियां नहीं आती। समझ रहे हो कि नहीं? ये कब आती है? जिस शरीर के, जिसके चमड़ी मोटी होती है, मतलब जिसका वसा कम होता है, उसको अधिक होने की या जल्दी होने की संभावनाएं रहती हैं। और जो जीव ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, पेंगुइन वगैरह, कुछ देखा है बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं, है ना? सफेद सफेद होते हैं जानवर होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं? उनकी चमड़ी बहुत ही मोटी होती है। तो बाहर तो इतना ज्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन उनका शरीर उस ठंडी में भी कंट्रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में अधिक वसा होती है, उनकी चमड़ी बहुत ही ज्यादा मोटी होती है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए वो उस ठंडी को भी बर्दाश्त करके वहां पर जी लेते हैं। जी लेते हैं कि नहीं? तो ये वसा का काम होता है कि ठंडी को बर्दाश्त करना। किसको बर्दाश्त करना? मतलब शरीर के ऊष्मा को बराबर बनाए रखना, उसके अंदर जितनी गर्मी होनी चाहिए उतनी वो बनाए रखता है। समझ रहे हो कि नहीं? ये वसा का काम होता है। तो वसा पाया किसमें जाता है? दूध, घी, समझ रहे हो कि मक्खन वही है, अंडे की जर्दी, सूखे मेवे, तेल, इन सब में वसा पाया जाता है। तो हमारे शरीर के जरूरी होगा कि नहीं? हाँ, तो लिखना बंद कर दीजिए, सुनाई नहीं देता एक बार कहने पे। जरूरी होता है। तो आगे देख लेते हैं, शरीर की ऊष्मा का ह्रास की रोकथाम करता है। वही ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी है उसकी रोकथाम करता है। और अधिक ऊर्जा की जरूरत पर वसा, इसे देखिए, जब भोजन करते हैं और कोई काम नहीं करते तो वो ऊष्मा जो होती है, वो वसा जो होती है हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाती है, और जब हमें अधिक वसा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, तब वही एनर्जी जो इकट्ठा होती है हमारे शरीर के लिए काम आती है। समझ में आया? ये तुम्हारा हो गया वसा तक। अभी तुम्हारा बचा क्या है? अभी देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीन चीजें हो गई हैं। अभी विटामिन और खनिज, ये दो चीजें बची हुई हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसको भी अभी कंप्लीट करना है, इसको पहले नोट करिए पूरी तरीके से। हम्म, चलिए देखते हैं। अभी तक देखिए, अब बारी है पढ़ने की, किसकी? विटामिन की। किसकी? देख लीजिए, हमने कहा कि ये सारी चीजें चाहे कक्षा 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, सबके लिए जरूरी है। अगर 12 से ऊपर भी जाते हो और साइंस पढ़ते हो तो उसमें भी ये सारी चीजें जरूरी हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हालांकि ये है कक्षा 6 में। तो विटामिन के बारे में, विटामिन जो है होता है जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिक। कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक का मतलब यह होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व
मिलते हैं, वो भी एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। तो सही अनुपात में मिलते हैं, ठीक है। तो ये है जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, कौन होता है? विटामिन। और यह विटामिन का काम क्या होता है? विटामिन जो होता है वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। और विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, ठीक है। तो ये सारी चीज, और हमारे शरीर में विटामिन ए, सी, डी, ई, के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये जो है हमारे शरीर में क्या होता है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इन विटामिन के लिए, ठीक है। तो विटामिन देखिए वैसे तो होता है ए बी सी डी ई के होता है विटामिन, लेकिन बी को बाद में क्यों लिखा गया है? क्योंकि बी के बहुत सारे पार्ट है, B1, B2, B3, B6, B12 होते हैं कि नहीं, तो इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। और हमारा शरीर जो होता है विटामिन डी और के को स्वयं बना लेता है। कौन कौन से विटामिन को बनाता है? विटामिन डी और के को। किसे? विटामिन डी और, जोर से बोलो, विटामिन डी और के को हमारा शरीर स्वयं बना लेता है। विटामिन डी तो सूर्य की उपस्थिति में पाया जाता है ना। अब विटामिन डी तो किसी ना किसी फलों से मिल जाता है, सूरज से मिल जाता है, लेकिन जो विटामिन के होता है वो कहीं से मिलता नहीं है, हमारा शरीर खुद ही बनाता है, हमारा शरीर खुद ही बना लेता है विटामिन के को, ठीक है। तो आगे विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से हो जाती है तो उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। किसकी कमी? पूछा जाता है कि खून का रंग लाल क्यों होता है? खून का रंग क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या खाने से मिलता है? जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे पालक हो गया, बथुआ हो गया, तो इन सभी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो जो बताया उसको सुने, समझे, तो उसके बाद उसको सहज के रखे, अभी लास्ट में पूछना है तो पूछना है, ठीक है। तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन मतलब खून की कमी ना हो, खून की कमी ना हो। तो विटामिन B12 की कमी से क्या, कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी होती है, मतलब रक्त की कमी। किसकी कमी होती है? रक्त बोले तो खून, ब्लड की कमी होती है, ठीक है। तो विटामिन B12। अब आता है खनिज के बारे में, विटामिन के बारे में और आगे देखते हैं, पहले खनिज के बारे में देख लेते हैं। तो खनिज जो होता है हमारे शरीर को अल्प मात्रा, मतलब थोड़े से मात्रा में खनिज की जरूरत होती है। हमारे शरीर को जो है खनिज की आवश्यकता होती है, लेकिन बिल्कुल ही अल्प मात्रा में, बिल्कुल ही अल्प मतलब थोड़ी सी जरूरत होती है। तो ये खनिज पाया किसमें जाता है? ये खनिज जो होता है, खनिज क्या होता है? लोहा। क्या होता है? लोहा। लोहा जो आयरन होता है, आयरन किसमें पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। जितनी भी हरी सब्जियां होती है, जितनी भी हरी सब्जियां होती है। आयोडीन, आयोडीन भी क्या है? खनिज है। लोहा क्या है? खनिज है। कैल्शियम क्या है? खनिज है। फास्फोरस क्या है? खनिज है। और सोडियम क्या है? पोटेशियम क्या है? खनिज। ये सब खनिज है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये कुछ महत्वपूर्ण खनिज है जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट खनिज है, ये खनिज दिए गए हैं। तो इस खनिज के नाम याद रखना है, कौन कौन से? लोहा, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। समझ रहे हो कि नहीं? ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खनिज है, तो इनके नाम याद रखना जरूरी है। और ये हमें मिलते किससे हैं? जंतुओं से मिलते हैं और पौधों से मिलते हैं। पादप, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, पादप का मतलब क्या होता है? तो हमें किससे मिलते हैं? जंतुओं और पौधों से। समझ रहे हो कि नहीं? जंतुओं और पेड़ पौधों से मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ये खनिज मिलते हैं, ठीक है। और देख लीजिए अभावजन्य रोग, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? जब किसी पोषक तत्वों की लंबे समय की कमी के कारण, जब कोई रोग होता है पोषक तत्वों की कमी के कारण, अगर किसी भी पोषक तत्व की लंबे समय से कमी कर दिए तो उसके कारण जो रोग होता है उसे ही बोलते हैं अभावजन्य रोग। क्या बोलते हैं? मतलब उस पोषक तत्व के अभाव में हुआ है, उस पोषक तत्व के अभाव में हुआ है, मतलब कमी के कारण हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं अभावजन्य रोग। क्या बोलते हैं? है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज, डिफिशियंसी डिसीज बोलते हैं, ठीक है ना, डिफिशियंसी डिसीज इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो चलिए ये विटामिन और खनिज और अभावजन्य रोग हो गए। अब इसके बारे में आप देख लेते हैं, विटामिन के बारे में और डिटेल से, कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, और उसके लक्षण क्या होते हैं, विटामिन उसकी कमी से होने वाले रोग और उसके लक्षण क्या क्या हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं, उसको बोलना पड़ेगा। तो पहला विटामिन है ए। कौन सा विटामिन? विटामिन ए की कमी से क्षीणता या दृष्टिहीनता होती है। क्षीणता या मतलब दृष्टिहीनता मतलब कम दिखाई देना। क्या होता है? कम दिखाई देना, विटामिन ए की कमी से। जिसे कह सकते हैं कि रतौंधी, मतलब रतौंधी का मतलब ये होता है कि रात में ना दिखाई दे रहा, कम दिखाई देना या बिल्कुल भी ना दिखाई देना।
तो विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग? जिसे बोलते हैं दृष्टिहीनता। क्या होता है? मतलब रात में कम दिखाई देना या बिल्कुल भी ना दिखाई देना। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। अगला है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग? बेरी बेरी रोग क्या होता है तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसके कारण जो होता है दुर्बल पेशियां हो जाती है। इसकी जो पेशियां होती है हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं। क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं और काम करने में ऊर्जा की कमी होती है। काम करने में ऊर्जा मतलब एकदम थकावट सी महसूस होती है, तो वो बेरी बेरी रोग के लक्षण होते हैं। किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी की। किसकी कमी के कारण? विटामिन बी के कारण। समझ रहे हो कि नहीं? और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। तो यहाँ स्कर्वी रोग किसमें पाया जाता है? तो इस पर जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे आंवला हो गया, इमली हो गया, इसमें स्कर्वी वो पाया जाता है, स्कर्वी पाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब क्या होता है? विटामिन सी पाई जाती है आगे। और ये इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसके लक्षण क्या होते हैं? जो मसूड़े होते हैं। मसूड़ा किसे बोलते हैं? जिसमें दांत लगे होते हैं। जिसमें दांत लगे होते हैं उसको बोलते हैं मसूड़ा। ठीक है ना? तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून निकलता है। क्या निकलता है? खून निकलता है। कभी कभी निकला है ना? तो विटामिन सी की कमी बोले तो स्कर्वी होने के कारण हुआ। ठीक है? तो आगे क्या हुआ? और इसमें क्या होता है? घाव भरने में समय भी लगता है। चोट वगैरह लग जाती है तो घाव भरने में समय भी लगता है। तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। किसके कमी से? विटामिन सी की। ठीक है? तो आगे क्या दिया गया है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। कौन सा रोग? रिकेट्स। रिकेट्स के बारे में क्या होता है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अस्थि का मतलब होता है हड्डी। क्या होती है? अगर किसी को रिकेट्स रोग हो गया है तो उसकी हड्डियां जो होती है मुलायम हो जाती है, मतलब वो कमजोर होने के बाद वो मुड़ जाती है। क्या होती है? मुड़ जाती है। तो वो होता है रिकेट्स रोग। कौन सा रोग? किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी हमें प्राप्त कहाँ से होता है? सूर्य के प्रकाश। कहाँ से? सूर्य के प्रकाश और फलों से भी प्राप्त होता है। ठीक है? तो आगे होता है कैल्शियम। कैल्शियम तो तुम्हारा विटामिन है नहीं बल्कि एक खनिज है। क्या है? आई से हो गया आयोडीन, एफ से हो गया आयरन जिसे लोहा कहा जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये है। अब कैल्शियम जो होता है इस कौन सा रोग होता है कैल्शियम की कमी के कारण? हड्डियां और दंत क्षय। बोले तो हड्डी मुलायम हो जाती है, कमजोर हो जाती है विटामिन और कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से होता है। जो होते हड्डियां होती है मुलायम हो जाती है, कमजोर हो। दंत क्षय बोले तो दांत गिरने लगते हैं। दंत क्षय बोले तो दांत नष्ट होने लगते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण? कैल्शियम की कमी का। वही है कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। तो हड्डियां जो होती है कमजोर हो जाती है और दांत गिरने लगते हैं। दंत क्षय का मतलब दांत तो गिरना। ठीक है? और आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। इसमें क्या होता है? ये जो गले की वो होती है ग्रंथि होती है जो गले में, ये फूल आती है। क्या हो जाती है? कभी कभी कुछ जानवरों में देखा है कि गले में जो है फूला फूला सा दिखाई देता है। वो कौन सा रोग होता है? विटामिन कौन सा रोग होता है? घेंगा। कौन सा? घेंगा रोग। और किसकी कमी से होता है? आयोडीन। आयोडीन किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। समझ रहे हो कि नहीं? आयोडीन किसमें पाया जाता है? नमक में पाया जाता है। किसमें? नमक में पाया जाता है। ठीक है? हालांकि नमक खाने से वो ठीक नहीं होगा, नमक ना खाने से वो हो जाएगा। तो ठीक होने के उपचार अलग हैं। नहीं तो सोचो। समझ रहे हो? आगे देख लेते हैं आयरन। आयरन जो होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आरक्तता। क्या होती है? आरक्तता का मतलब रक्त की कमी। रक्त की यही बोला गया। आरक्तता मतलब खून की कमी, ब्लड की कमी हो जाती है। किसकी कमी से? आयरन के। किसके कारण? आयरन एक खनिज है और ये किसमें पाया जाता है? हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती है उसमें आयरन पाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये आयरन पाया जाता है इसमें। इसकी कमी से आरक्तता मतलब कि खून की कमी हो जाती है और जब भी खून की कमी होगी तो कमजोरी महसूस होगी। क्या होगी? कमजोरी। समझ रहे हो कि नहीं? और आगे देख लेते हैं आहारी रेशे कैसे किसे कहते हैं। आज हम भोजन से किसमें क्या क्या पाया गया सबको डिटेल से देखे कि नहीं देखे। अब जब उसको हम भोजन करेंगे कभी कभी ये होता है कि अधिक भोजन कर लेते हैं, कभी कभी अधिक भोजन कर लेते हैं तो पेट खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती है ना। तो आप जरा ध्यान से सुन लीजिए। संभावनाएं बढ़ जाती है, ऐसा नहीं कहना कि खराब ही हो जाता है ना। संभावनाएं बढ़ जाती है, ध्यान देना। तो पेट ना खराब हो तो उसके कारण क्या होता है? ना खराब हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो भोजन के साथ हमें सलाद खाने चाहिए। क्या खाने चाहिए? क्या खाने चाहिए? वो सलाद को बोलते हैं आहारी रेशे। क्या बोलते हैं? आहार का मतलब होता है भोजन। क्या होता है? तो जो सलाद खाते हैं ना, तो सलाद जब खाते हैं तो ये क्या भोजन का आकार बढ़ा देता है। आयतन, भोजन का आयतन बढ़ा देता है। आयतन का मतलब लंबाई चौड़ाई।
ये सब ऊंचाई, ये सब क्या होता है, बढ़ जाती है। तो ये इससे क्या होता है, हमारा पेट भरा भरा सा लगने लगता है, हमारा पेट भरा भरा सा लगता है, जो आहारी रेशे को ग्रहण करते हैं, समझ रहे हो। तो इससे हमारा जो भोजन होता है हम खाते हैं तो जल्द ही सरक जाता है, जल्द ही क्या हो जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आहारी रेशे समझ में आया, ठीक है। तो ये सरक जाता है, तो यही होता है। और ये किसमें पाया जाता है, जो अनाज होते हैं, सलाद होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, जो सब्जियां, वो सब्जियां जो कच्चे खाया जाए, जैसे टमाटर हो गया, खीरा हो गया, प्याज हो गया, समझ रहे हो कि नहीं। ये सब सलाद में मूली हो गई, सलाद में काटे जाते हैं कि नहीं काटे जाते, तो ये हो गया, टमाटर हो गया, तो ये सारी चीजें। और अंकुरित दाने, अंकुरित, तो जैसे हो गया उड़द का, उड़द हो गया, चना हो गया, अंकुरित हो गए, समझ गए कि नहीं। तो इसको, तो हाँ, इन सभी चीजों को सलाद के तौर पे लिया जाता है। अंकुरित दाने ये हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं, भोजन को खिसकाने में मदद करते हैं। इसका सेवन करने से हमारा शरीर जो होता है, क्या होता है, इसका सेवन करने से हमारा पेट भरा भरा सा लगता है, हमारा पेट भरा भरा सा लगता है, ठीक है ना। तो अब इतना समझ में आया आहारी रेशे के बारे में। अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, संतुलित आहार क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, सरकार जो है हमें और हमारे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार देती है ना, तो सरकार अपने जेब से नहीं देती, ये हमारे संविधान में इसको लिखा गया है और दिया गया है, हमारे संविधान में इसको लिखा गया है बाकायदे, तब नहीं। तो आप देखिएगा कि जितने भी हमें सरकारी लाभ मिलते हैं वो सब संविधान में कहाँ ऐड है, बोले तो लिखा गया है। तो संतुलित आहार का मतलब क्या होता है कि वह पोषक तत्व, मतलब वे भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व कौन कौन से, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, ये पांचों पोषक तत्व उचित मात्रा में, सही अनुपात में पाए जाते हैं, उसे ही कहा जाता है संतुलित आहार। अब जरा ध्यान दीजिए, संतुलित आहार हमें किन किन रूपों में मिलता है। जो सरकारी स्कूल होते हैं कि नहीं होते, तो इसमें भी भोजन हमको स्कूलों में मिलता है कि नहीं मिलता है ना। पहले के समय में क्या होता था कि जो गांव के बच्चे होते थे उनके अंदर भोजन की कमी होती थी, संतुलित आहार की कमी होती थी, तब उसको स्कूलों में दिया जाने लगा। तो स्कूलों में देने से क्या हो गया, तो स्कूलों में बच्चों की संख्याएं भी बढ़ गई, और उसके साथ साथ उनके अंदर जो अभावजन्य रोग होते हैं, डिफिशियंसी डिसीज होती हैं, किसी भी पोषक तत्व की कमी के कारण वो रोग भी बंद हो जाता है। मतलब किसी का हो गया हाथ पतला हो गया, मतलब कमजोर हो गया, चल नहीं पा रहा है, ये सब किसी ना किसी कमी से होता है, वो किसके, पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो सरकार का काम यह है, चाहे स्कूलों के माध्यम से, चाहे कोटे के माध्यम से, हमारे जितने भी देशवासी हैं सभी को ये जो संतुलित आहार है प्रदान करना। समझ में आया कि नहीं, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, और ना समझ में आए तो वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, समझ रहे हो कि नहीं। और लास्ट में तुमको ये बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसको जरूर बताइएगा, ठीक है। अब इसको नोट करिए।